वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कंप्लीट एल्गोरिदम हम रिवाइज करने वाले हैं सिर्फ एक सेशन में। ये सेशन बहुत यूजफुल है गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस सेशन को और भी इस टाइप के सेशन चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो ऑलरेडी मैंने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट का एक ऐसा ही कंप्लीट रिविजन सेशन लिया था, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में ढाई घंटे की क्लास मिल जाएगी। उसको आप ज़रूर देखिएगा जा करके। और उस सेशन के टॉक के रिवीजन और एल्गोरिदम के रिवीजन नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जाकर के इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आपको इसी तरीके के सेशंस अभी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं मेरे तरफ से, क्योंकि अभी गेट CSIT का एग्ज़ाम बहुत नियर है, 1 फरवरी को है। तो हम अभी इसी टाइप के सेशंस लेकर के आएंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाए आपको कम से कम टाइम में, और प्रैक्टिस बहुत सारी करवाई जाए, क्योंकि यही अभी इम्पॉर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहले मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी और फिर हम एल्गोरिदम को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर है जो गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर से, साधना बैच, जिसमें कि मैं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी ले रही हूँ शाम को 6 बजे। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स मेरा बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ है, जो डेली लाइव होता है शाम को 7:30 बजे। तो आप चाहें तो इस कोर्स को अभी भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस बैच में आपको DBMS मिलेगा। और मंजिल बैच गेट 2027 के लिए भी कल से यानी कि 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है विद दिस सब्जेक्ट। तो आप जल्दी से जाइए इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। यूज कीजिए रेफरल कोड हेलो सोनू 01, ताकि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा वाला डिस्काउंट मिल सके। वो अच्छा वाला डिस्काउंट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मेरे अपकमिंग कोर्सेज का शेड्यूल क्या है। तो अभी सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स मेरा डेली लाइव हो रहा है शाम को 6 बजे, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शाम को 7:30 बजे, जिसकी अभी सिर्फ 6-7 क्लासेस ही हुई हैं। और थ्योरी ऑफ कंपटीशन भी मेरा आने वाला है, फिर डिजिटल लॉजिक आएगा, फिर एल्गो, CN, कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS कंपाइलर। तो इस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट अनअकैडमी पे गेट CSIT का पढ़ाती हूँ, बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ करके। तो इन दो सब्जेक्ट्स के लिए आप इन दोनों एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। बाकी ये दोनों एजुकेटर है टेक्निकल के लिए और ये दोनों एजुकेटर है नॉन टेक्निकल के लिए। तो ये अपकमिंग कोर्सेज का शेड्यूल है जो गेट 2026 और गेट 2027 के लर्नर्स को पता होना चाहिए। तो आपका 2 बार सिलेबस लाइव कंप्लीट होगा। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट आप 2 बार लाइव पढ़ सकते हो। और यही सेम शेड्यूल गेट 2027 के लर्नर्स के लिए 4 टाइम्स लाइव रिपीट होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट 2 बार या 4 बार लाइव कंप्लीट करते हो, तो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है हर एक सब्जेक्ट पे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी बनती है, वो बहुत ही अच्छी डेवलप हो जाती है। और इससे आपको काफ़ी आसानी होती है रिविज़न और प्रैक्टिस करने में। तो ये अनअकैडमी लर्नर्स का रिकॉर्ड रहा है गेट 2024 में, जिसमें कि 7 ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है। ऑल्सो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, सो दैट कि आपको वो बैचेस, मेरे कोर्सेज एक्सेस हो जाएं, तो आपको इसके लिए अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जहाँ पे आपको इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स के डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या एडवांटेजेस है? तो आपको इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स की डेली लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं हर एक सेशन के, डेली लेक्चर के PDF नोट्स मिलते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर एक वीक 2 बार हर एक एजुकेटर से। इतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ अनअकैडमी पे। और इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है, पर इतने सारे टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर ना जाने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। और आपको हर एक सब्जेक्ट के डिजिटल चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलते हैं। आपको हर एक सेशन के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप। तो वो मैंने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन ज्वाइन यू टू द ग्रुप। तो ये ग्रुप में वही लर्नर ज्वाइन होता है जो मेरे प्लस क्लास में डेली लाइव आता है। ऑल्सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इतने सारे एजुकेटर के लाइव क्लासेस को लाइव एक्सेस कर सकते हो। और जो पहले के एजुकेटर्स थे अनअकैडमी के, उनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन के। और आइकॉनिक में प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है, आपके सब्जेक्ट और स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट को क्लियर करता है।
और आपको आइकॉनिक में प्रिंटेड बुक्स भी मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं। तो ये बेनिफिट्स है, ये डिफरेंसेस है प्लस और आइकॉनिक में। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे अभी एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है क्योंकि अनअकैडमी 9 साल का हो गया है। और इसी खुशी में अनअकैडमी आपको एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर दे रहा है जो सिर्फ 17 दिसंबर तक वैलिड है। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि अगर आप 9 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक लेते हो तो आपको 9 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर फ्री। मतलब कि अगर आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जैसे अभी लेना चाहिए तो आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए बस पेमेंट करो, उसमें आपको 9 मंथ्स फ्री मिल जाएगा। और अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप 1 साल का प्लस लेते हो तो उसमें 1 साल एक्स्ट्रा फॉर फ्री। तो इसके लिए मतलब कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 साल का लेते हो तो आपको सिर्फ 1 साल के लिए पे करना है क्योंकि उसमें 1 साल तो और फ्री ही मिल रहा है आपको। तो ये 18,500 को आपको लग रहा है और ये 16,000 का, जो बहुत ही कम कॉस्ट है। और एक और प्लान है कि अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें 12 मंथ्स उसमें भी फ्री है, तो उसका कॉस्ट है 19,999। ये बहुत कम है ना? ड्यूरेशन के हिसाब से इसका कॉस्ट बहुत कम है। और इन सब का इनफैक्ट तो आपको यूज करना है रेफरल कोड हेलो सोनू 01। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, बैच कल स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी मेरा डिस्क्रीट का 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले करके इस ऑफर को अवेल करें और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इट इज़ अवेलेबल एट 800, अदरवाइज इट इज़ फ्री विद प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यही सारे सब्जेक्ट के बुक्स हैं जो आपके घर तक डिलीवर होंगे। और अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, मेक श्योर दैट कि आप यही कोड यूज़ करें एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको इस रेफरल कोड से मिलेंगे। और एडवांस अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन ले सकते हैं जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को रिवाइज करना। तो सबसे पहले एल्गोरिदम में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर्स होती है वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने में कितना स्पेस लगा। ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तब ज़रूरी होती है जब हमारे पास लिमिटेड मेमोरी अवेलेबल हो और हमें मेमोरी और ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत होती है। वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस, ये 3 टाइप के केसेस होते हैं जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम का या प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक किया जाता है। तो वर्स्ट केस का मतलब ये होता है जहाँ पे प्रोग्राम रन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एवरेज केस का मतलब होता है जहाँ पे प्रोग्राम रन करने में एवरेज टाइम ले रहा है। और बेस्ट केस वो होता है जहाँ पे प्रोग्राम या एल्गोरिदम सबसे कम टाइम ले रहा है। ओके, तो वर्स्ट केस को एजम्प्टोटिक नोटेशन में हम डिनोट करते हैं बिग ओ से, लाइक दिस। और लोअर बाउंड को या जिसको बेस्ट केस भी हम कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बिग ओमेगा से। और बिग थीटा जो होता है वो एवरेज केस या टाइट बाउंड को बताता है जिसको हम बिग थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो कोई भी टाइम अगर आपको बिग ओ के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर कोई भी चीज़ बिग ओमेगा के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये आपका बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कोई भी चीज़ बिग थीटा के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? एल्गोरिदम एक लॉजिक होता है जिसके ऊपर प्रोग्राम रन करता है। तो बेसिकली एल्गोरिदम एक आइडिया होता है, एक लॉजिक होता है जिसके यूज से प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम में बहुत सारे टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है जिसमें कि कौन ज़्यादा होती है कौन कम होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि एल्गोरिदम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ वन, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कहते हैं, ये सबसे कम टाइम होता है। यानी कि कोई भी काम अगर बिल्कुल जल्दी से करना है तो वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई नॉर्मल प्रिंटफ स्टेटमेंट को रन करना हो, जैसे हेलो आपको रन करना हो, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में बिग O1 यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है जो बहुत ही कम टाइम होता है।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिग ओ एन टाइम, जो होता है आपका, जिसको हम कहते हैं लीनियर टाइम। तो बिग ओ एन टाइम तब लगता है जब आपके कोड में एन नंबर के एलिमेंट्स हो और उन सभी एन नंबर के एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना पड़ रहा हो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सम ऑपरेशन। ठीक है। और एक होता है आपका लॉग एन टाइम, जो बिग ओ एन से कम होता है। ठीक है। एक होता है आपका लॉग एन टाइम, लॉग एन से भी बड़ा होता है आपका बिग ओ एन। तो इसको हम कहते हैं लोगैरिथमिक टाइम, लोगैरिथमिक टाइम। और ये टाइम हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑफ इक्वल साइज। तो लॉग इन का यूज हम तब करते हैं। और ये होता है लीनियर टाइम, जब हमारे कोड में एन नंबर के एलिमेंट्स हो और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी वो पूरे एलिमेंट को ट्रावर्स करना पड़ रहा हो। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है जिनको कंपेयर किया जाता है कि कौन किससे कम है, कौन किससे ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है वो होता है आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है। एन फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन की पावर एन। ओके। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। और फिर 2 की पावर एन इससे कम। ऑब्वियसली 2 की पावर एन और एन की पावर एन को अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा लेगा, बिकॉज एन इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। फिर उसके बाद इस चीज़ को मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एन की पावर एन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, फिर 2 की पावर एन सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, और फिर एन की पावर लॉग एन, एन की पावर लॉग एन ये। उसके बाद एन की पावर पी। उसके बाद बिग ओ, मतलब कि बिग ओ तो सब में लगा रहेगा। ओके। तो उसमें अकेले में क्यों लगाऊं। इसके बाद आता है आपका log n फैक्टोरियल। तो बेसिकली log n फैक्टोरियल को है ना आप log n की पावर n भी लिख सकते हो, या फिर आप n log n भी लिख सकते हो। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके। देन आता है आपका log n। अब इस n log n में से n हटा दो, और जितने ज़्यादा log होते हैं ना उतना कम टाइम लगता है। तो इफ़ यू कंपेयर सिंगल log विद log n, you will see that log n will take less time than log n। तो log n से भी कम टाइम लेती है। वैसे अगर इसको हम ट्रिपल log n लगा देते, log n, तो ये और भी कम टाइम लेती है। तो ये पहला वाला मैंने रो आपको समझा दिया है। ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है कि ऑब्वियसली इन सभी से कम टाइम कौन लेता है, इन सभी से कम टाइम लेता है 1, सबसे कम टाइम लेता है कांस्टेंट। तो ये चीज़ आपको लिखना है। अब सेकंड वाले रो को समझते हैं। सेकंड में क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर n दे रखा है। तो जो पावर इन पावर टर्म्स होती है इस तरीके की, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। जी हाँ, वो n फैक्टोरियल से भी ज़्यादा टाइम लेती है, जिसको n की पावर n कहते हैं। ऑब्वियसली n की पावर n 4 की पावर n से ज़्यादा टाइम लेगा। बट इफ़ यू कंपेयर 4 की पावर n एंड 2 की पावर n, देन ऑब्वियसली 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। और 2 की पावर n टेक्स मोर टाइम देन n स्क्वायर। ठीक है। और फिर n स्क्वायर ज़्यादा टाइम लेता है n log n से, जिसको हम log n फैक्टोरियल भी कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था। फिर n log n से ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसके पास log n एक्स्ट्रा है। और n जो है वो किससे ज़्यादा टाइम लेता है, 2 की पावर log n से। 2 की पावर log n जो है वो log स्क्वायर n से ज़्यादा टाइम लेती है, और log स्क्वायर n रूट log n से ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब कि log स्क्वायर n जो है वो इससे ज़्यादा टाइम लेता है। और फिर log n, जितना जो log लगा होगा उतना कम टाइम। ओके। इसका मतलब ये है, एंड दिस इज 1, सबसे कम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है समवॉट। ऑल्सो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्गोरिदम में जो आपको पता होनी चाहिए, वो है रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना। तो रेकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो रिकर्सिव टाइप के कोड को एक्सप्रेस करता है मैथमेटिकली। तो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है रिकर्शन ट्री मेथड, और तीसरा होता है मास्टर थ्योरम मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम गैस करते हैं फॉर्मूला को और फिर प्रूव करते हैं कि वो गैस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और रिकर्शन ट्री मेथड में हम रिकर्शन ट्री बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं टाइम कितना लिया गया ट्री के हर एक लेवल के द्वारा, और फाइनली जो भी लगता है उसमें लेवल्स के सारे वर्क डन को हम सम कर लेते हैं। अब मास्टर थ्योरम मेथड जो है वो यहाँ पर इस टाइप का मास्टर फॉर्मूला यूज करता है, दैट इज t of n इज इक्वल टू a t of n by b प्लस f of n,
जहाँ पे a शुड बी मिनिमम 1 एंड b शुड बी मिनिमम 2। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला यूज करता है मास्टर थ्योरम मेथड। इसमें मैं आपको मास्टर थ्योरम को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो ये आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो मास्टर थ्योरम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करता है, जिसका मास्टर फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पे टी ऑफ एन, ए बी सी डी में ए पहले आता है, फिर टी ऑफ एन बाई बी। ऑब्वियसली ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है विद अदर पैरामीटर दैट इज एन बाई बी। तो ए के बाद बी आता है, बी बेस है तो बेस नीचे होगा। प्लस ऑलवेज यूज होता है। थीटा नट खट लोगों को इंग्लिश में पीपल कहते हैं, और उसके बाद एन, तो एन की पावर के नट खट, और लोग की पावर पी, लोग को पीपल के एन, तो लॉग के बाद हमेशा एन होता है। इस तरीके से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। और इसके 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है, मतलब सारे केसेस इस बात पे निकलते हैं कि हम ए और बी की पावर के को कंपेयर करेंगे। तो अगर ए बी की पावर के से बड़ा है तो टी ऑफ एन इक्वल होता है बिग थीटा ऑफ एन की पावर लॉग बेस बी ए। तो ये तब होता है जब ए बी की पावर के से बड़ा होता है। पर जब ए बी की पावर के इक्वल होता है देन इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी, कि p की वैल्यू -1 से छोटी है या -1 के इक्वल है या -1 से बड़ी है। अगर p की वैल्यू -1 से छोटी है तो जो केस 1 में था t ऑफ n वही होगा। बट अगर p -1 के इक्वल आ गया है तो t ऑफ n विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम, डॉट लॉग स्क्वायर n। ना हाउ टू रिमेम्बर, तो जब सेकेंड केस का, ये सेकेंड केस है तो लॉग की पावर 2 होगा क्योंकि सेकेंड का सेकेंड केस ऐसा करके। और p अगर -1 से ज्यादा हो गया तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, और -1 से ज्यादा हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया p, तो लॉग की पावर p प्लस 1 n, इसका मतलब p पॉजिटिव हो गया है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और अगर a b की पावर k से छोटा होगा देन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ p, कि p की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो t ऑफ n विल बी इक्वल टू बिग ओ n की पावर k। अगर p 0 से छोटा होगा तो t ऑफ n जो होगा वो बिग ओ n की पावर k के इक्वल होगा। और अगर p 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर k log pn। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है, समझनी है कि p लेस देन 0 है तो t ऑफ n बिग ओ n की पावर k के इक्वल होगा। और अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो भी पूरा मास्टर थ्योरम का जो हाफ फॉर्मूला ये वाला, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है केस 3 के सेकेंड केस में। ये आपको याद रखना है। अब मास्टर थ्योरम कब कब हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मास्टर थ्योरम अगर आपको इस टाइप का रेफरेंस रिलेशन दे रखा है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे मास्टर थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और इसमें हमेशा प्लस का यूज होता है। और सो यहाँ पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते मास्टर थ्योरम को, क्योंकि a हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 2 की पावर n है। यहाँ पे भी हम मास्टर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू -1 है ना। तो log की पावर p क्या -1 है, तो p अगर -1 है तो क्या हुआ, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर हम कर सकते हैं अप्लाई, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, n की पावर k की वैल्यू क्या है 1 है, और log ये डेनोमिनेटर में तो p की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो a और b की पावर k को कंपेयर करते हैं, 2 2 की पावर 1 दोनों इक्वल है, इसका मतलब केस 2, p की वैल्यू -1 तो उसका भी केस 2, तो इट विल बी थीटा ऑफ n की पावर log b और a दोनों 2 है तो बेस 2 a2 डॉट log स्क्वायर n, तो बेस 2 ये 2, तो ये पावर रिटर्न होगा, ये कट हो जाएगा तो n log स्क्वायर n, तो द राइट आंसर इज n log स्क्वायर n। ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसमें हम मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि a की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए जैसे कि दे रखा है, और इट इज लेस देन 1। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि मास्टर थ्योरम क्या होता है और कहाँ का एप्लीकेबल है। एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग एल्गोरिदम और सर्चिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, मर्ज और हीप सॉर्ट। ये कुछ ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बबल सॉर्ट जो है
वो सारे केसेस में n स्क्वायर लेता है, पर बेस्ट केसेस में वो n टाइम लेता है, बिकॉज बेस्ट केस में बबल सॉर्ट इम्प्रूव कर देता है अपने इनर लूप को। सिलेक्शन सॉर्ट हर एक केसेस में n स्क्वायर टाइम लेता है। इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल बबल सॉर्ट की तरह ही होता है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि जो एवरेज केस और बेस्ट केस है वो n log n टाइम लेते हैं, पर क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में n स्क्वायर टाइम लेता है। बाकी हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट सारे केसेस में n log n टाइम लेते हैं। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि जो अपना बबल सॉर्ट होता है और इंसर्शन सॉर्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। n स्क्वायर n स्क्वायर n, तो n स्क्वायर n स्क्वायर n, ठीक है। तो बबलू एंड ईशान आर बेस्ट फ्रेंड्स, और बबलू और ईशान बेस्ट है, तो बेस्ट केस में वो n टाइम लेते हैं, बाकी केसेस में वो n स्क्वायर लेते हैं। और सिलेक्शन सारे केसेस में n स्क्वायर लेता है। बाकी हीप सॉर्ट और मर्ज सारे केसेस में n log n लेते हैं। क्विक भी n log n ही लेता है, बस वर्स्ट केस में वो जल्दबाजी में गलत कर देता है चीज़ों को, इसलिए ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो n स्क्वायर लेता है। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस पे बहुत क्वेश्चन आए। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस तब होता है जब हम लिस्ट ऑफ आइटम को डिवाइड करते हैं इस फैशन में कि यहाँ पे n को डिवाइड किया, जिसमें कि एक लिस्ट में n-1 एलिमेंट है, दूसरी लिस्ट में सिर्फ 1 एलिमेंट है। फिर इसको डिवाइड किया तो एक लिस्ट में n-2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है। तो जब इस तरीके से डिवीजन होता है तो ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है, बिकॉज देन इट विल टेक बिग ओ n स्क्वायर टाइम। ओके, नाउ मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स भी पूछा जाता है। तो मिनिमम स्वैप्स जो होता है इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में 0 होता है। अब मर्ज सॉर्ट जो होता है वो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, तो इसलिए इसमें स्वैपिंग्स नहीं लगती हैं, और मतलब स्वैपिंग्स मिनिमम और मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हो। बाकी हीप सॉर्ट में स्वैप्स इतने लगते हैं जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। और बाकी केसेस में जो मैक्सिमम स्वैप्स लगते हैं वो बबल सॉर्ट में n स्क्वायर है, इंसर्शन और क्विक में n स्क्वायर है, पर सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट में मैक्सिमम स्वैप्स n होता है। तो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस सॉर्टिंग एल्गोरिदम में मैक्सिमम स्वैपिंग कम होती है सबसे, तो वो आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब अकर होता है, उसका एग्जाम्पल। तो ये जो आंसर है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पिवट एलिमेंट को चूज करते हो। पिवट एलिमेंट क्या होता है? तो पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके लेफ्ट में सब उससे छोटे होते हैं और जिसके राइट में सब उससे बड़े होते हैं। तो जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, या एरे जब रिवर्स सॉर्टेड होता है, या एरे में सारे एलिमेंट जब इक्वल होते हैं, तो उस केस में भी क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस अकर होता है। ओके, अब ये कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च का बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस क्या है? तो लीनियर सर्च में बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम लगता है, पर बाकी में n टाइम लगता है। और बाइनरी सर्च में भी बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम लगता है और बाकी में log n टाइम लगता है। बाइनरी सर्च जो होती है वो सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करती है। ओके, ना अब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर में आता है ट्री, हीप और ग्राफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वही बोला गया है कि ट्री जो होता है वो हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हम कुछ डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सेस परफॉर्म करते हैं, और वो होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इन सभी ट्रैवर्सेस को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है ए बी सी, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है, तो इन ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है और फिर राइट होता है। प्री ऑर्डर में रूट जो होता है वो सबसे पहले होता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लास्ट में होता है। तो अगर आप इन ऑर्डर निकालोगे इस ट्री का, तो लेफ्ट क्या है? बी है, रूट क्या है? ए है, राइट क्या है? सी है। और फिर वैसे आप प्री ऑर्डर निकालोगे तो रूट क्या है? ए है, फिर बी और सी लेफ्ट राइट है,
और पोस्ट ऑर्डर निकालोगे तो लेफ्ट और राइट क्या है, बी और सी है, और रूट सबसे लास्ट में है। तो इस तरीके से हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हर एक ट्री का निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज को। तो बाइनरी ट्री की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि बाइनरी ट्री के किसी भी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं 2 की पावर l। ओके, इट इज 2 की पावर l। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें कि हर एक नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाइनरी ट्री बनाई जिसका ये है लेवल 0, ये है लेवल 1 और ये लेवल 2 है। तो लेवल 0 में 2 की पावर 0 1 नोड है, लेवल 2 में 2 की पावर 1 2 नोड्स है, और लेवल 2 में 2 की पावर 2 4 नोड्स है। तो वी कैन से दैट किसी भी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो 2 की पावर l होते हैं, वेयर l इज द लेवल ऑफ द ट्री। और अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालने बाइनरी ट्री में जिसका हाइट h है, सो द फॉर्मूला इज 2 की पावर h माइनस 1। जैसे आप इसी बाइनरी ट्री को देख लीजिए, इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट है 3, बिकॉज रूट नोड से लीफ नोड तक जो नंबर ऑफ एजेस है वो 2 गए हैं, तो इसकी हाइट 2 होगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितने नोड्स है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, सॉरी दिस इज रॉन्ग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज व्हाट, तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 है। तो हाइट क्या है, बढ़ रही है, तो 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो अब यहाँ पे हाइट आपने 2 निकाला, प्लस 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 7 नोड्स। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर h प्लस माइनस 1। दिस इज द राइट फॉर्मूला। ओके, और in a binary tree with n nodes, the minimum possible height or the minimum number of level is this। बाइनरी ट्री में कम से कम इतने पॉसिबल हाइट होती है। ओके, कैसे, तो देखिए अगर हाइट आपको निकालना हो तो log 2 n कितना है, नंबर ऑफ नोड 7 है, प्लस 1, तो इट इज log 8। log 8 क्या होता है, 3 होता है। और ये हम यहाँ पर लेते हैं माइनस 1 भी होता है, एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, ये माइनस 1 होगा। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हाइट कितना निकल करके आ रहा है, 2 आ रहा है। तो प्लीज करेक्ट दिस 2 फॉर्मूला। तो ये आपका होगा 2 की पावर l, ये होगा 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, और ये होगा log की पावर 2 n प्लस 1 माइनस 1 की लोअर वैल्यू। देन एक बाइनरी ट्री है जिसमें l लीफ नोड्स है, तो उसके पास कितने लेवल्स होंगे। तो एक बाइनरी ट्री हम बना लेते हैं, तो उसमें कितने लीफ नोड्स है आप देख लो, 4 है, 4 लीफ नोड्स है। और लेवल्स कितने हैं, 0 1 2, तो 3 लेवल्स निकलने चाहिए। देखो ये फॉर्मूला, तो log 2 l कितना है आपका, 4 है, प्लस 1, तो log 2 2 की पावर 2 4 को लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर के जो लेवल्स निकल रहे हैं वो 3 निकल रहे हैं, विच इज राइट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगेन अनदर फॉर्मूला है कि बाइनरी ट्री में हर एक नोड जिसके पास 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं, उसमें नंबर ऑफ लीफ नोड्स हमेशा 1 मोर देन होते हैं विद द नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने एक बाइनरी ट्री बनाया, ठीक है, जिसमें कि हर एक ट्री के, हर एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या तो 2 चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं वो कितने हैं, 4 है। और कितने नोड्स हैं जो डिग्री 2 के हैं, यानी कि जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, डिग्री 2 नोड, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, और इसके भी 2 चिल्ड्रन है। तो डिग्री 2 नोड के डिग्री 2 नोड कितने, 3 है। तो देखा आपने, जो लीफ नोड होता है वो डिग्री 2 नोड से हमेशा एक ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। In a non-empty binary tree, if n is the total number of node, e is the total number of edges, then e is equal to n minus 1। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्री होती है ना, ट्री में क्योंकि कोई साइकिल नहीं होता है, तो इसलिए अगर नंबर ऑफ नोड्स n है तो नंबर ऑफ एजेस हमेशा नोड से एक कम होता है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ नोड्स भी 3 हो गए और नंबर ऑफ एजेस भी 3 हो गए तो साइकिल बन जाएगी।
और साइकिल तो ट्री में होता नहीं है। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो नोड से कम होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो ये तो बाइनरी ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो भी एक बाइनरी ट्री होता है, पर जिसमें एक ऑर्डरिंग होती है कि जो लेफ्ट नोड होता है वो राइट रूट नोड से छोटा होना चाहिए और रूट नोड जो होता है वो राइट नोड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑर्डरिंग होती है। तो ये ऑर्डरिंग यहाँ पर लिखी हुई है और ये सबके नोड सब नोड के लिए एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नोड्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक ऑर्डरिंग फॉलो करती है तो जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है बाइनरी सर्च ट्री का वो हमेशा सॉर्टेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो आप बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद ओनली प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। Note that we can always get in order traversal by sorting the only given traversal। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च ट्री हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलर नंबर। ओके, तो कैटलर नंबर की हेल्प से नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च ट्री का फॉर्मूला निकलता है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, जैसे कि ये आपका एक ट्री है, अगर इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है तो पहले लेवल में जो नोड है उसको प्रिंट कर लो और फिर दूसरे लेवल में जो नोड्स है उसको लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर लो। दैट इज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। नाउ एवियल ट्री क्या होता है, तो ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, पर ये हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है, जहाँ पे हाइट जो होती है वो इक्वल होती है लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट का जो डिफरेंस होता है वो हाइट होता है एवियल ट्री का, मतलब कि वो बैलेंस फैक्टर होता है एवियल ट्री का। तो बैलेंस फैक्टर निकालना हो तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, और बैलेंस फैक्टर इस रेंज में होना चाहिए -1 या तो 0 या तो 1, और इससे ना ज़्यादा ना कम। अगर हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर ये है इसका मतलब कि वो ट्री बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये हमने एक एवियल ट्री बनाया है, ठीक है, जो 50 इसके लेफ्ट में जाएगा डेटा तो 30 इसके राइट में जाएगा तो उससे बड़ा होगा, 60 के लेफ्ट में तो 50 से बड़ा पर 60 से छोटा, दैट मीन्स कि वी कैन टेक 55, राइट। तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री हमने बना लिया। अब हमें चेक करने की जो बाइनरी सर्च ट्री है क्या ये एवियल ट्री है कि नहीं, तो अब हर एक नोड के लिए बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो। तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो इसका हाइट क्या है लेफ्ट सब ट्री का 1 और राइट सब ट्री का हाइट क्या है 2 है, तो 1 - 2 इज 1, तो बैलेंस फैक्टर इसका 1 है विच इज इन द रेंज, दैट इज करेक्ट। और लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। इसका क्या होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, राइट सब ट्री का 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। यस, तो सबका बैलेंस फैक्टर सारे नोड का यहाँ पे बिल्कुल रेंज में आ रहा है, दैट इज वाई दिस इज एवियल ट्री एंड दिस इज द बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ऑल्सो बी ट्री क्या होता है, तो बी ट्री भी एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, बिल्कुल एवियल और रेड ब्लैक ट्री की तरह। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सब कुछ मेन मेमोरी में होता है। बी ट्री को समझने के लिए आपको ये सोचना होगा जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा है जो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो पा रहा। तो जब बहुत सारा की होता है, बहुत सारा डेटा होता है, तो हम डेटा को डिस्क से रीड करते हैं ब्लॉक्स के फॉर्म में। तो ओके, तो यहाँ पे डेटा को डिस्क से रीड किया जाता है, तो डिस्क को एक्सेस किया जाता है, और डिस्क का एक्सेस टाइम मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम से बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मेन आइडिया होता है बी ट्री को यूज़ करने का वो ये होता है कि डिस्क एक्सेस को कम से कम यूज़ करना। तो प्रॉपर्टीज बी ट्री की ये होती है कि क्योंकि ये भी बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है तो इसमें भी जितने भी लीफ नोड्स होते हैं वो सेम लेवल के होते हैं। बी ट्री को डिफाइन करते हैं मिनिमम डिग्री टी से, और ये टी डिपेंड करता है नोड के साइज पे, नोड मतलब डिस्क ब्लॉक के साइज पे। हर एक नोड सिर्फ रूट नोड को छोड़ करके सबके पास कम से कम इतनी कीज होनी चाहिए T-1, और रूट के पास कम से कम 1 कीज। अब बाकी जो नोड्स हैं रूट नोड को इंक्लूड करते हुए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कीज हो सकती है, कम से कम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी। तो जो नंबर ऑफ चाइल्ड नोड होते हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ कीज प्लस 1। हमेशा जो चिल्ड्रन होगा वो कीज से एक ज़्यादा होगा। जितने भी कीज होते हैं नोड में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं। तो जैसे कि 2 कीज है उनके बीच में जो चाइल्ड होंगे
वो उन सारी कीज को कंटेन करेगा जो इस रेंज में आ रहा हो। बी ट्री को हम ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं रूट से, बल्कि बाइनरी सर्च ट्री में ग्रो और श्रिंक लीफ नोड से होता है। मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, ग्रो होता है डाउनवर्ड और श्रिंक होता है डाउनवर्ड से। सारे अदर बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की तरह जो बी ट्री का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग का, वो लॉग एन होता है। तो बी ट्री में सारे ऑपरेशन लॉग एन टाइम में होते हैं और एवीएल ट्री में भी सारे ऑपरेशंस लॉग एन टाइम में होते हैं, लेकिन दोनों बैलेंस्ड है। पर बी ट्री में इंसर्शन नोड का करना वो सिर्फ लो लीफ नोड पे होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऑल्सो बी ट्री के बारे में कुछ और चीज़ें हैं कि जो मिनिमम हाइट होता है बी ट्री का या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होते हैं वो क्या। तो मिनिमम हाइट जो होता है ट्री का वो इतना होता है, log m n + 1 - 1, जो सेम है। देखो ये हाइट जो होती है ना मिनिमम हाइट, वो बाइनरी ट्री की भी यही होती है, बाइनरी सर्च ट्री की भी यही होती है, सबकी यही होती है मिनिमम हाइट का फॉर्मूला, जहाँ पे m इज नथिंग बट बेस जो हम जनरली 2 का लेते हैं। और जो मैक्सिमम हाइट होती है बी ट्री की, दैट कैन एग्जिस्ट with n number of nodes and t is the minimum number of children that a root non-root node can have is this। तो ये मैक्सिमम हाइट होता है आपके बी ट्री का और ये मिनिमम हाइट होता है जो सेम होता है फॉर ऑल द ट्री। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को। तो ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वर्टिसेस जिसको नोड्स भी कहते हैं और एजेस। तो जो एज पेयर होता है यूवी इज नॉट सेम एज वी यू इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में अगर आप ए से बी जाते हो तो ए से बी का जाना और बी से ए का जाना इज नॉट इक्वल हियर, बट इट इज इक्वल इन द केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, ऑल्सो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से और एडजेसेंसी लिस्ट से। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, एक 2D एरे होता है v इंटू वी साइज का, जहाँ पे v नंबर ऑफ वर्टिसेस है। और एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, जिसमें कि एरे हम यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट का, और जो साइज होता है एरे का वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ग्राफ एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ग्राफ का, एक डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल होता है, एक डिजिस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ होता है और एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है। तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ग्राफ का हमेशा इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है अगर उसको एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट करें तो, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स से करते हैं तो बिग ओ वी स्क्वायर। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखता है जो बीएफएस की होती है। डिजिस्ट्रा में एडजेसेंसी मैट्रिक्स वही बिग ओ वी स्क्वायर और एडजेसेंसी लिस्ट में ये बिग ओ ई लॉग वी टाइम देता है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी प्लस ई की लगती है और यही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने में या आर्टिकुलेशन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में भी यही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है विद पॉजिटिव एज वेट्स, तो आपको यहाँ पर मिनिमम वेट सेट ऑफ एजेस को निकालना होता है जो सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ग्राफ दे रखा है और आपको इस ग्राफ जी का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो आपको पता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ट्री आ रहा है, ट्री मतलब साइकिल नहीं होना चाहिए, और आपको यहाँ पे मिनिमम एज वेट से ट्री बनानी होती है। तो सबसे कम वेट कौन से एज का है, इसका वेट है 1, तो हम 1 को ले लेंगे। और 1 के बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन है, तो 2 है, तो हम 2 को ले लेंगे। और अब हम 3 को नहीं लेंगे, किससे साइकिल बन जाएगी। तो एमएसटी में नंबर ऑफ एजेस हमेशा वर्टिसेस से एक कम होते हैं। जैसे नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे 3 है, तो जितने ग्राफ में वर्टेक्स होंगे उतने एमएसटी में भी होंगे, पर एजेस नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होती है, तो इसलिए यहीं पे हमें स्टॉप हो गया। दिस इज द एमएसटी। तो एमएसटी को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, नेटवर्क को डिजाइन करने में, एनपी हार्ड प्रॉब्लम में, क्लस्टर एनालिसिस में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है प्रिम्स और क्रूस्कल। तो प्रिम्स और क्रूस्कल दो टाइप के मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम होते हैं जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम वही होता है जो डिजिस्ट्रा का था, यानी कि बिग ओ ई लॉग वी, बिग ओ ई लॉग वी, ठीक है।
अब एल्गोरिदम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमने एक अभी ग्राफ एल्गोरिदम को डिस्कस किया और कुछ डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि उन्हीं पे लॉजिक लगाया जाता है। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम क्या होता है? जहाँ पे आप पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो सब प्रॉब्लम में, फिर सारे प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करते हो और फिर सारे सब प्रॉब्लम को कंबाइन करके मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो दीज आर द 3 स्टेप्स जो हम डिवाइड एंड कॉन्क्वेर अप्रोच में यूज़ करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर के बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो तो आप पहले उस एरे के मिडिल एलिमेंट को कंप्यूट करते हो और हर एक स्टेप में हर वैल्यू को मिडिल से कंपेयर करते हो। अगर वो मिडिल से कंपेयर होने पे मैच हो जाता है तो वही आपका एलिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे थे। बट अगर यहाँ पर x जो एलिमेंट आप सर्च करो वो मिडिल से छोटा है तो आप उस पर्टिकुलर एरे के लेफ्ट साइड चले जाओगे और अगर x मिडिल से बड़ा है तो आप एरे के राइट साइड पे चले जाओगे और रिकर्सिवली वही कोड को चलाते रहोगे। और क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जहाँ पे हम पिवट एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब पिवट एलिमेंट जब मिल जाता है तो हम एलिमेंट को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि जो एलिमेंट पिवट से छोटा है वो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा और जो बड़ा है वो उसके राइट साइड पे जाएगा। और यही सेम काम हर एक सब एरे के लिए रिकर्सिवली होता है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो एरे को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर उनको रिकर्सिवली सॉर्ट करता है और फाइनली उनको मर्ज कर देता है। और एक होता है आपका क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये भी डिवाइड एंड कॉन्क्वेर होता है जिसमें कि आपके पास एक्स वाई प्लेन में कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम इतने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंसेस ऑफ एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स एंड कंपेयरिंग द डिस्टेंस टू फाइंड द मिनिमम। और जो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम होता है वो इस चीज़ को इतने कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीडी अप्रोच जो हम एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं। तो ये एक अलग तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जहाँ पे हम हमेशा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज़ करते हैं जो एट दैट टाइम सबसे बेस्ट लगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एट एवरी स्टेप वी कैन मेक अ चॉइस दैट लुक्स बेस्ट एट द मोमेंट एंड देन वी कैन गेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द कंप्लीट प्रॉब्लम। तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है कि हमेशा जो उस टाइम पे सबसे बेस्ट दिख रहा होता है उसे हम चूज़ करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। क्रूस्कल्स, प्रिम्स, डिजिस्ट्रा, हफमैन कोडिंग, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये सब कुछ ग्रीडी अप्रोच में आते हैं। तो एमएसटी के बारे में तो आपको पता ही है कि अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था एमएसटी का, ये क्रूस्कल्स एल्गोरिदम ही था जहाँ पे ग्राफ के सबसे मिनिमम वेट एज को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट मिनिमम को सेलेक्ट करते हैं और रुकते हैं जब नंबर ऑफ एजेस n-1 के इक्वल हो जाए। तो ये तो क्रूस्कल एल्गोरिदम का काम था। बट अगर यही सेम चीज़ हमें प्रिम्स एमएसटी के हेल्प से करना हो तो सेम ग्राफ में बनाती हूँ और ये प्रिम्स एमएसटी को लगाते हैं। लेट सपोज मान लो कि यहाँ पर आपको एक सोर्स वर्टेक्स सेलेक्ट करना होता है प्रिम्स में, या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मान लेते कि ए हमारा सोर्स नोड है, तो यहाँ पे इसको हमने 0 रखा इसके डिस्टेंस को और बाकी को हमने इन्फिनिटी रखा। ठीक है, तो ए जो है वो 0+1 करके यहाँ पे जाएगा 1 और यहाँ पे 0+3 करके यहाँ पे जाएगा 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली छोटा कौन है, ये है, तो 1 वाला छोटा है तो ये 1 पे चला जाएगा। फिर बी अपना आउटगोइंग देगा 1+2, ये 3 हो गया और ये 3 है। तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे हम, तो बी के आउटगोइंग में जाएंगे या ए के आउटगोइंग में जाएंगे। ऑब्वियसली बी छोटा है ना, तो बी के आउटगोइंग में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो एमएसटी होगी उसमें भी हमने इस वाले 2 एज को सिलेक्ट किया। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस प्रिम्स में आप डिसकनेक्टेड एजेस पर वर्क नहीं कर सकते हो, क्रूस्कल में कर सकते हो। प्रिम्स में क्या होता है कि आप सोर्स वर्टेक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्रूस्कल में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ खास डिफरेंसेस हैं इसके बीच में। तो यहाँ पे लिखा है क्रूस्कल में एमएसटी आप क्रिएट करते हो बाय पिकिंग एजेस 1 by 1 और यहाँ पे ग्रीडी चॉइस यही होती है कि सबसे छोटे वाले एज को लेना है और साइकिल नहीं बननी चाहिए। और प्रिम्स में क्या होता है कि आप एमएसटी क्रिएट करते हो अगेन पिकिंग एजेस 1 by 1, पर यहाँ पे 2 सेट्स क्रिएट किया जाता है। एक वो सेट जो एजेस ऑलरेडी, जो वर्टिसेस ऑलरेडी एमएसटी में है और जो अभी तक नहीं है।
यहाँ पे ग्रीडी चॉइस अगेन यही होती है जो मिनिमम वेट एज हो, सिंपल है। और डिजिस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बिल्कुल सिमिलर होता है प्रिम्स एल्गोरिदम की तरह। ओके, एकदम प्रिम्स एल्गोरिदम की तरह होता है। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया जाता है सोर्स वर्टेक्स का सारे बाकी वर्टिसेस से। हफमैन कोडिंग जो होती है वो एक लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है जो डेटा को कंप्रेस करती है बिना उसको लॉस किए हुए। और इसमें हम हर एक कैरेक्टर को वेरिएबल लेंथ का कोड असाइन करते हैं। तो ये ग्रीडी चॉइस यहाँ पर यही होती है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैरेक्टर होता है उसका जो कोड का लेंथ होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो हफमैन कोडिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास टेबल गिवन है और यहाँ पे कैरेक्टर है और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो ए बी सी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 4 और ये 6। अब आपको यहाँ पे हफमैन कोडिंग करनी है और इस डेटा को कंप्रेस करना है, तो उसके लिए हम हफमैन ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की दो कैरेक्टर्स है वो ए और बी है, जहाँ पे बी की फ्रीक्वेंसी है 4 और ए की फ्रीक्वेंसी है 5। तो अब यहाँ पे 5 + 4 9 कर दोगे, तो ये 9 हो गया। अब नेक्स्ट टू 6 और 9 है, 6 क्योंकि छोटा है तो वो लेफ्ट में आएगा, फिर सी और ये प्लस किया तो ये 15 आ गया। तो ये आपका हफमैन ट्री बन गया है। अब हफमैन ट्री में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे आप या तो 0 कर दो या तो 1 कर दो, और राइट में 0 कर दो या 1 कर दो। तो हमने सोचा कि लेफ्ट वाले को 0 रख लेते हैं और राइट जो भी आ रहे हैं वो उसको 1 रख लेते हैं। अब आप वेरिएबल लेंथ कोड बनाओ, तो ए यहाँ पर है, तो ए रूट नोड से ए तक जाओ, तो ए को जो लेंथ कोड देगा वो 1 1 होगा, बी को 1 0 होगा और सी को 0 होगा। तो आपने देखा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैरेक्टर थे उसको यहाँ पर सबसे छोटे लेंथ का कोड मिला है। तो दिस इज हफमैन कोडिंग। ओके, और डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम को अगर आप चेक करना चाहते हो कि कैसे वो वर्क करता है, तो लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम क्या बताते हैं कि ए सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस बी से कितना होगा, सी से कितना होगा, डी से कितना होगा, ये इसका काम होता है। तो सोर्स वर्टेक्स पे 0 रखते हैं और बाकी पे इन्फिनिटी लगा देते हैं, बिल्कुल प्रिम्स की तरह। फिर 0 + 4 ये 4 होता है, 0 + 2 ये 2 हो जाएगा, 4 छोटा कि 2 ऑब्वियसली 2। तो हम यहाँ पर इसको विजिट करेंगे, ठीक है, ए के बाद सी को, उसके बाद सी विजिट हो गया। अब 2 + 3 हो जाएगा आपका 5, इन्फिनिटी से छोटा है। और अब आपको देखना है कि 5 और 4 में कौन छोटा है, ऑब्वियसली 4। तो नेक्स्ट जो विजिट होगा वो 4 होगा, यानी कि बी। उसके बाद बी विजिट का 4 + 6 10 होता है, ऑब्वियसली इससे छोटा नहीं हो सकता, 5 छोटा है तो हम 10 नहीं लिखेंगे। तो अब 3 ले कि 6 ले, ऑब्वियसली अब 3 ले लेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे डिजिस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हर एक सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस हर एक नोड से निकल चुका है, ठीक है। तो ए का डिस्टेंस अगर बी से आप देखोगे तो कितना है, तो ए का डिस्टेंस बी से 4 है, ए का डिस्टेंस सी से कितना है 2 है, और ए का डिस्टेंस डी से कितना है 5 है। तो दिस इज हाउ डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम वर्क्स, ठीक है। और वह इसकी एमएसटी क्या होगी, तो इसकी एमएसटी होगी जो येलो येलो कलर हमने किया हुआ ना, तो इसकी एमएसटी ऐसे दिखेगी ए, क्योंकि प्रिम्स भी वैसे ही वर्क करता है, सी और ये डी। तो ये इसकी एमएसटी है 2 3 4, ठीक है। जहाँ पे साइकिल नहीं बन रही और मिनिमम वेट एज को सेलेक्ट करके हमने ग्राफ तैयार किया है। और क्रूस्कल भी अगर आप इस पे अप्लाई करते तो पहले आप 2 को सिलेक्ट करते, फिर 3 को, फिर 4 को, 6 को नहीं करते क्योंकि साइकिल बनता। तो इस तरीके से हमने सारे ग्रीडी एल्गोरिदम्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग। देखो, एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के 3 पैराडाइम्स होते हैं, ग्रीडी, डिवाइड कन्क्वेयर एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बाय ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। फिर उन सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को स्टोर किया जाता है ताकि उनको बार बार कंप्यूट ना करना पड़े, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि हम सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को स्टोर करते हैं सो दैट कि वी कैन अवॉइड द रिकम्प्यूटेशन ऑफ द सेम सब प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। तो इसके दो प्रॉपर्टी होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में। तो एक प्रॉपर्टी होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की और दूसरी होती है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज तब करते हैं जब solutions of same सब प्रॉब्लम आर नीडेड अगेन एंड अगेन। मतलब कि जब सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है बार बार, तब हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम यूज करते हैं। तो जब किसी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है तो उसके सोल्यूशन को हम एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको हम बार बार कंप्यूट ना करें, जैसे फिबोनाची नंबर्स में होता है। ओके। और एक प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी तब होती है जब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रॉब्लम को ऑब्टेन कर पाते हैं उसके सब प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन से। ओके। तो उसको ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब कुछ ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं, एक मेमोराइजेशन होता है जो टॉप डाउन होता है और एक टेब्यूलेशन मेथड होता है जो बॉटम अप होता है। एग्जाम्पल में आता है आपका फ्लॉयड वर्शल और बेलमैन फोर्ड। ये दोनों जो हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम्स हैं। ये भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होता है और जो फ्लॉयड वर्शल होता है वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होती है। डिजिस्ट्रा भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम होता है। तो फ्लॉयड वर्शल में ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्यों कहा गया, क्योंकि फ्लॉयड वर्शल में क्या होता है कि यहाँ पर हम हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बल्कि डिजिस्ट्रा और बेलमैन में सिर्फ सोर्स वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाकी वर्टेक्स से फाइंड आउट किया जाता है। ओके। अब यहाँ पर एक और कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ। तो वो ये है कि जैसे ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लॉयड वर्शल की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ओ वी की पावर 3 लगती है। बेलमैन फोर्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी ई लगता है। बिग ओ वी ई इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेलमैन फोर्ड। ठीक है। और यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी आता है, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ओ एम एन होता है। और एक होता है आपका मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ एन की पावर 3। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए हर एक एल्गोरिदम की। ठीक है। सॉरी, इट इज एन की पावर 2, एन की पावर 2। हाँ। क्रूस्कल, प्रिम्स और डिजिस्ट्रा का तो मैं आपको बता दूं तीनों का सेम ही है। इट इज बिग ओ ई लॉग वी फॉर एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए बिग ओ वी स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बाइनरी हीप का यूज करते हैं, पर अगर हम फिबोनाची हीप का यूज करें ना तो एडजेसेंसी लिस्ट में इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और इट इज बिग ओ ई प्लस लॉग वी। तो ये होता है फिबोनाची हीप के यूज से। और हफमैन कोडिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन होती है। ठीक है। देन एक होता है आपका एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम भी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन होती है। ये भी ग्रीडी चॉइस के अंदर ही आता है। और एक होता है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो बिग ओ एन लॉग एन। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में आपको सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बता ही दी है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, इस कमेंट में ड्रॉप कर सकता है जो भी आपके डाउट्स हैं। तो ये तो कंप्लीट एल्गोरिदम्स जो था वो आपका एक तरीके से रिवाइज हो गया है।
और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर होती हैं तो उसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक ये चीज़ है कि जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर बाइनरी सर्च जैसे है तो उसका रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। बाइनरी सर्च का जो रेकरेंस रिलेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप एक बार तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर जैसे मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट की जो रेफरेंस रिलेशन होती है वो क्या होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी एन। तो मर्ज सॉर्ट की रेफरेंस रिलेशन ये होती है। वैसे आपसे पूछा जा सकता है क्विक सॉर्ट का रेफरेंस रिलेशन, तो बहुत बार पूछा गया, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ वन प्लस सी एन फॉर फाइंडिंग द पिवट एलिमेंट। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया एक तो। और यहाँ पे मैं इसको एक अलग स्लाइड में लिख देती हूँ सो दैट इट विल हेल्प यू। क्योंकि रेफरेंस रिलेशन वेरियस एल्गोरिथम्स के आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा है आपका यहाँ पर टावर ऑफ हेनोई। टावर ऑफ हेनोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ओ टू की पावर एन होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसकी जो रेकरेंस रिलेशन होती है वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी होती है। फिर तीसरा है आपका लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का जो होता है वो होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, वेरी इजी। ठीक है। और मर्ज सॉर्ट का तो इट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन। ठीक है। तो ये मर्ज सॉर्ट का आपको। फिर नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का। तो सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सेम ही है आपका, बस इसमें एन हो जाएगा। टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस, बस ये सी है तो ये एन हो जाएगा। ठीक है। और फिर एक फिबोनाची सीरीज भी चलो आप कर लो, कि फिबोनाची सीरीज का कभी पूछ लिया तो ये आता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग और टू की पावर एन होती है। तो ये हो जाता है आपका टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेकरेंस रिलेशन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सब तो लिख दिया हमने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने एल्गोरिदम्स आपको कुछ बताए, उसमें क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया। ठीक है। ओके, ये हो गया, ये मास्टर थ्योरम ये हो गया है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन था, ये थोड़ा डीबीएमएस का पोर्शन भी हमने रिवाइज कर लिया है। ग्राफ, ओके, ये भी हो गया, ये ठीक है। इन सबको हमने एग्जीक्यूट करके भी देख लिया। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सेशन को ओवर करने से पहले एट द एंड में फिर से आपको बता दूं कि इसके नोट्स और थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो मैंने क्लास लिया है
उसके नोट्स, वो दोनों आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और आप जल्दी से गेट 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जो कल से स्टार्ट होने वाला है। साधना बैच गेट 2026 का और मंजिल बैच गेट 2027 का। अभी अनअकैडमी पे मेरे 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। एक आपका सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का है और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, जो शाम को 7:30 बजे होता है। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और ये आने वाले कोर्सेज की पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अनअकैडमी लर्नर्स जिन्होंने गेट 2024 में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है, और ये सारे हमारे अनअकैडमी के प्लस लर्नर है। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं, अगर आप भी सही टाइम से हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो। अनअकैडमी 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, प्लस एंड आइकॉनिक। आप खुद देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये देन यू कैन चूज बेस्ट है इसका आइकॉनिक। तो आप जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट और 12 मंथ्स तक का एक्सटेंशन फ्री मिल सकता है। ये ऑफर सिर्फ 17 दिसंबर तक है, तो कोड आपको अप्लाई करना है हेलो सोनू 01, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें कि 9 मंथ्स फ्री है। कॉस्ट इतना है। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें 1 साल फ्री है। इसका कॉस्ट इतना है। कोड अप्लाई आपको ये करना है। और ये टेस्ट सीरीज आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं, बट वैसे ये फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। यही बुक्स है जो आपके घर तक डिलीवर होगी आइकॉनिक में, जो प्लस में नहीं है। पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो आप यही कोड अप्लाई करें, और कोड अप्लाई करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हैं तो आप मंथली पेमेंट ऑप्शन यूज़ करें, जो नो कॉस्ट ईएमआई और नो कॉस्ट लोन ऑप्शन से मिल सकता है। जैसे ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, आप इस नंबर पे मैसेज कर दें कि यस मैम मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है विद द हेल्प ऑफ योर रेफरल कोड, देन यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।